बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास होगी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों की। लगभग इस वीडियो के माध्यम से हम 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड होंगे। BA सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं, कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर देने आप कल जा रहे हैं, या इसके बाद में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, MJ, PRU या और भी किसी विश्वविद्यालय के पेपर आप देने जा रहे हैं जिसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर ये है। इस वीडियो को अंत तक अगर आप देख लेंगे तो आपका और जो है कोई प्रश्न रह नहीं जाएगा और यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मैंने इसमें समाहित किए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये रिवीजन क्लास है तो मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा। बहुत ही कम समय में हम लोग 200 प्रश्नों को मतलब कि जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आप बहुत कम समय में परीक्षा के पहले आप इस वीडियो को देख करके जाएं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्न स्वरूप वर्णित है, यानी शिक्षा का कैसा स्वरूप है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 का एक प्रकार से फार्मूला है। 10+2+3 यानी कि 3 ये साल ये ग्रेजुएशन के, ठीक है, 2 साल ये इंटर वाले यानी 11 और 12, और ये 10 जो है आपका कक्षा 1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। तो ये एक प्रकार से वर्णित था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से 10+2+3 का जो है फंडा उसमें था। अब जो है वर्तमान में जो शिक्षा नीति है 19 मतलब कि 2020 में जो शिक्षा नीति है 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई, इसमें क्या है 5+3+3+4, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर यही थे। अब ये 5 जो है आपका वो कक्षा जो है 1 और 2, और इसके अलावा जो है 3 क्लास आपके जो प्री प्राइमरी होते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, यानी कि नर्सरी, KG, UKG, LKG ये सब, ठीक है। तो कक्षा 1 और UKG, LKG, नर्सरी ये सब, ठीक है। 3 ये है आपका कक्षा 2, मतलब कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, ये एक प्रकार से 3 साल की। जो ये 3 है आपका, इसका मतलब होता है कक्षा 6, 7 और 8, ठीक है। इसके बाद में ये 4 साल आपके 9, 10, 11 और 12 यानी कि इंटरमीडिएट तक। तो ये एक प्रकार से वर्तमान शिक्षा प्रणाली का जो है स्वरूप है। अगला प्रश्न है, भारतीय माध्यमिक मतलब अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1965 में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में खुला विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया, यानी ओपन यूनिवर्सिटी भारत में कब स्थापित की गई। तो 1979 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 1979। अगला क्वेश्चन से, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने खुले विद्यालय को राष्ट्रीय विद्यालय में कब परिवर्तित किया। तो खुले विद्यालय को राष्ट्रीय विद्यालय में 1989 में परिवर्तित किया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय से क्या आशय है। देखें, 2 चीजें होती हैं प्राथमिक शिक्षा में, एक होता है अपव्यय और एक होता है अवरोधन। तो जो अपव्यय होता है वो होता है प्राथमिक शिक्षा को पूरी किए बिना ही बालक को स्कूल से हटा लेना, यानी कि अगर उसकी प्राथमिक शिक्षा कंप्लीट नहीं है, 6 से 14 साल के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में दी जाती है सरकार के द्वारा, तो मान लेते हैं कि वो नहीं पूर्ण है, ठीक है, और क्लास पूरी नहीं हुई और बीच से ही उसको हटा लेना, ये सब होता है, ठीक है। बालक को एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रखना, ये होता है आपका क्या, ये होता है एक प्रकार से अवरोधन, ठीक है। यानी कि एक बच्चा क्लास में फेल हो जाए तो होता है अवरोधन, ठीक है। लेकिन जब वही अपव्यय क्या होता है कि उसको रोक दिया जाए कि माता पिता के द्वारा कि अब पढ़ना ही नहीं इसको। अगला क्वेश्चन सा आपका देखें तो ये आपका होता है ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई है 2001 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रिवीजन क्लास है, मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग में कुल कितने सदस्य थे। हंटर आयोग में कुल कितने सदस्य थे भैया, 20 सदस्य थे हंटर आयोग में, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कितने, 20 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, कक्षाओं में मॉनिटर प्रणाली विकसित हुई। कक्षाओं में मॉनिटर प्रणाली जो विकसित हुई है कब हुई भैया, तो कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर मिलता है मुस्लिम काल में, कहीं कहीं पर वैदिक काल में मिलता है मॉनिटर प्रणाली को लेकर के, ठीक है। तो इसको इस प्रश्न को थोड़ा सा भी हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। अगला प्रश्न, डायट की स्थापना की संस्तुति की। डायट की स्थापना की संस्तुति जो है की है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उपाधियों को रोजगार से विलग करने की नीति
की अनुशंसा किसने करी, बताएं। तो किस आयोग ने करी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ही करी थी। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका भी डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक कौन थे। किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक हैं फ्रॉबेल महोदय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताइएगा। मुदालियर आयोग 1952-53 का शिक्षा में क्या योगदान है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मुदालियर आयोग जो है, मुदालियर आयोग की बात हो रही है। मुदालियर आयोग जो है इसका शिक्षा में क्या योगदान है, अनुपयोगी पाठ्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा उद्देश्य विहीन, या फिर व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, क्या उद्देश्य है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुदालियर आयोग को लेकर के ये प्रश्न बढ़िया पूछा गया है, परीक्षा में आ सकता है। देखिए, मुदालियर आयोग का जो गठन हुआ है ये 23 सितंबर 1952 को हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, और लक्ष्मी स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे मुदालियर आयोग के। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा भी कहते हैं मुदालियर को। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी मुदालियर आयोग को ही बोलते हैं। मुदालियर आयोग को जो संबंध है वो किससे है, वो है भैया माध्यमिक शिक्षा से। ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में कई बार प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ये। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो मुदालियर आयोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी यानी व्यवसाय कुशलता का विकास करना, अनुपयोगी पाठ्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा उद्देश्य विहीन, ये सभी योगदान मुदालियर आयोग का ही है। अगला क्वेश्चन है, आयोग ने शिक्षकों हेतु सुझाव दिए। आयोग ने शिक्षकों हेतु सुझाव दिए थे शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण को लेकर के, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे भैया, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई 1955 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, नवोदय विद्यालय संबंधित है। नवोदय विद्यालय जो है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश है, बताएं माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश कौन सी है। प्रत्येक शिक्षक के लिए त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए, 10 वर्ष की शिक्षा में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स चलाया जाना चाहिए। ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मुदालियर आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। मुदालियर आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी किससे, माध्यमिक शिक्षा से। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया गया, तो माध्यमिक शिक्षा सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन किया गया था 1948 में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं भैया, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं है, छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना उद्देश्य है, छात्रों को उच्च शिक्षा के योग्य बनाना, और छात्रों में जो है व्यवसायिक कुशलता की उन्नति करना, ये तीनों उद्देश्य हैं। ठीक है, यानी इनमें से उद्देश्य कौन सा नहीं है, उपरोक्त में से कोई इसका उद्देश्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब उपरोक्त में से सारे उद्देश्य हैं। ठीक है, तो यानी ऑप्शन में से इनमें से उद्देश्य हैं लिख दीजिए, तो यहाँ पर ये तीनों उद्देश्य हैं, थोड़ा सा प्रश्न में मिस्टेक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन हुआ। शिमला शिक्षा सम्मेलन, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। शिमला शिक्षा सम्मेलन जो हुआ है 1901 में, आयोजन किसके द्वारा हुआ है, फटाफट से आप बताएंगे। तो ये शिक्षा सम्मेलन लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ कब भैया, तो वुड, ठीक है, वुड का घोषणा पत्र जो प्रकाशित हुआ है वो 19 जुलाई 1854 को हुआ है, वुड डिस्पैच के नाम से इसको जानते हैं। अगला प्रश्न, गोखले विधेयक 1911 केंद्रीय धारा सभा में कब पेश किया गया था, तो गोखले विधेयक 1911 केंद्रीय धारा सभा में जो पेश किया गया है वो आपकी डेट है 16 मार्च 1911। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कब गठित हुआ, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग गठित हुआ था 14 सितंबर 1917 को। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर होगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे भैया डॉक्टर माइकल सैंडलर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बेसिक शिक्षा को अन्य किन नामों से जाना जाता है, बताएंगे फटाफट से। बेसिक शिक्षा को जो है नई तालीम, वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा, ये सभी जानते हैं, गांधी जी इसके प्रणेता रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन सुझाव तथा सूचना का अनंत स्रोत है, मतलब सूचना का अनंतम स्रोत है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका असीम महत्व है, यह किसने कहा, फटाफट से आप बताएंगे। यह कहा था आर्थर मेह्यू ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो रिवीजन क्लास के तौर पर मैं इसको दे रहा हूँ, इससे पहले कई मॉडल पेपर मैंने दिए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। प्रश्न अगला है, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम से पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित किए थे, तो 1 लाख रुपए निर्धारित कब किए गए, 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसी में किया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
भारत में मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र में मकतब हुआ करते थे प्राथमिक शिक्षा के, और जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे मुसलमानों में वो होते थे मदरसे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि थी, बताएं फटाफट से बताएं, वैदिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी थी? देखें, स्वाध्याय विधि, प्रवचन विधि और वाद विवाद विधि, ये तीनों विधियां जो हैं ये एक प्रकार से वैदिक शिक्षा की थी। स्वाध्याय वैश्य करते थे, प्रवचन विधि ब्राह्मण से रिलेटेड थी, वाद विवाद विधि क्षत्रियों से। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध था, वैदिक कालीन शिक्षा का संबंध किससे था भैया? वेदों से था। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार था कौन सा? उपनयन संस्कार। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उपनयन संस्कार का अर्थ है, उपनयन संस्कार का अर्थ क्या है भैया? विद्यार्थी को गुरु के पास ले जाना, ये उपनयन संस्कार का अर्थ है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी, उपनयन संस्कार की जो आयु है वो 8 साल से लेकर के 12 साल के बीच मानी जाती है हिंदू धर्म में। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदू धर्म का एक संस्कार है उपनयन संस्कार, विद्या अध्ययन से पहले करवाया जाता है। अगला प्रश्न, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि वेद जो हैं वो मंत्र, वेद के मंत्र जो हैं सुन करके सीखे जाते हैं, इसीलिए इनको श्रुति कहे जाते हैं, मतलब श्रुति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणीय शिक्षा का जन्म हुआ था, ब्राह्मणीय शिक्षा का जन्म कब हुआ था? ब्राह्मणीय शिक्षा का जन्म वैदिक काल में ही हुआ है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन गुरुकुलों में शिक्षा का सत्र शुरू होता था, बताएं वैदिक काल में गुरुकुलों में शिक्षा का सत्र शुरू होता था भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो वैदिक काल में गुरुकुलों में शिक्षा का जो सत्र शुरू होता था वो शुरू होता था भैया किस दिन को? किस दिन को शुरू होता था? वो शुरू होता था आपका, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, वो शुरू होता था श्रावण मास की पूर्णिमा को, श्रावण मास की पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चले, प्रश्न है, समावर्तन संस्कार का आयोजन होता था, समावर्तन संस्कार की अगर बात की जाए, समावर्तन, समावर्तन मतलब होता है गुरु की, गुरुकुल में जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी तो बच्चे जब घर आते थे तो वही था जो है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार गुरुकुल में शिक्षा समाप्ति पर होता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। समावर्तन संस्कार संबंधित है विवाह से नहीं, कृषि से नहीं, शिक्षा के प्रारंभ से नहीं, शिक्षा के प्रारंभ से संबंधित है आपका उपनयन संस्कार, शिक्षा के अंत से संबंधित है समावर्तन संस्कार। तो आप करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में 623 ईसा पूर्व, ठीक है, नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। मौत इनकी कुशीनगर में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग की अगर बात की जाए तो निर्वाण प्राप्ति का तरीका है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग जो हैं, पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, ठीक है, चौथा आपका है सम्यक कर्मात, और पांचवा है आपका सम्यक आजीविका, छठा है आपका सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक समाधि, समय की स्मृति, और आठवां है सम्यक समाधि, ठीक है। तो ये 8 तरीके होते हैं मोक्ष की प्राप्ति के बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न, उपसंपदा संस्कार संबंधित है, उपसंपदा संस्कार जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, किससे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध शिक्षा में शिक्षण विधि क्या थी? बौद्ध शिक्षा में शिक्षण विधि जो थी, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, ये सभी विधियां अपनाई जाती थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मठ एवं विहार क्या है, बताएं? मठ और विहार जो है बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। पवज्जा संस्कार किस धर्म से संबंधित है? पवज्जा संस्कार जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बौद्ध स्थल कपिल वस्तु स्थित है कहाँ पर? बौद्ध स्थल जो कपिल वस्तु है सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वैदिक काल में पाठ्यक्रम कितने भागों में विभक्त था? वैदिक काल में जो पाठ्यक्रम हुआ करता था वो पराविद्या और अपराविद्या दोनों में बटा हुआ करता था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, त्रिश्रिवा एक पहनावा था, त्रिश्रिवा की अगर बात की जाए तो पीला कपड़ा होता था, वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रकार से पहनावा हुआ करता था। अच्छा, कहीं कहीं पर आपको बौद्ध कालीन पहनावा भी, तो बौद्ध कालीन शिक्षा में और बौद्ध कालीन और वैदिक कालीन दोनों शिक्षाओं में आप देखते हैं त्रिश्रिवा यानी जो एक प्रकार से ये वस्त्र होता है पीले कपड़े, तो इसको मतलब कि वैदिक काल में भी पढ़ने मतलब जो पहनते थे लोग, और बौद्ध काल में भी, ठीक है। तो इसका दोनों ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, चित्रकूट ग्रामोदय विद्यालय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके बताने का प्रयास करेंगे भाई।
चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है भैया, मध्य प्रदेश में है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, महिला विश्वविद्यालय कौन है इनमें से, महिला विश्वविद्यालय कौन है भैया, बनस्थली विद्यापीठ जो है महिला विश्वविद्यालय है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र चीन, बर्मा, जावा के पढ़ते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की पुस्तकालय का क्या नाम था, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम था जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम को पसंद करने वाली संस्थाओं के युग्म को छांटिए। तो पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम में बनस्थली शिक्षा मतलब बनस्थली विद्यापीठ और कोठारी आयोग, ये इनको पसंद करते थे पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम को। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की गई थी, पांडिचेरी आश्रम की स्थापना श्री अरबिंदो के द्वारा की गई थी, अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। ये बात आप ध्यान रखें, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, अच्छा, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में सिद्धि दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अरविंद के जन्म के दिवस में 24 नवंबर 1926 को, ठीक है, पहली बार बनाया गया। अगला प्रश्न है, बनस्थली विद्यापीठ का प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम, बनस्थली, प्रश्न क्या पूछा गया है, बनस्थली विद्यापीठ का प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम, तो पंचमुखी शिक्षा 1935 6 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अब समय आ गया है कि 20वीं सदी के स्कूलों में पाठ्यक्रम में 20वीं सदी की जनसंख्या की प्रवृत्ति तथा परिणामों का अध्ययन करवाया जाए। ये कथन किसका है, ये कथन हाजर महोदय का था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जनसंख्या विस्फोट के कारण हैं, जनसंख्या विस्फोट के कारणों की अगर बात की है तो अशिक्षा, परिवार नियोजन की उदासीनता और अंधविश्वास, इन सभी कारण से जनसंख्या बढ़ती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या के परिणाम है, जनसंख्या के परिणाम की बात करें तो गरीबी का दुष्चक्र, संसाधनों की कमी, जीवन स्तर में गिरावट, ये सब जनसंख्या के परिणाम है। डी ऑप्शन ऊपर तो सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या पर भारत के नीति निर्माता द्वारा नारा दिया गया, तो जनसंख्या पर भारत के नीति निर्माताओं के द्वारा नारा दिया गया था, हम दो हमारे दो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा बताएं, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, तो नीति आयोग करता है। कौन करता है, नीति आयोग, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, क्लियर। अच्छा, सब सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है, तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है भारत में, तो उत्तर प्रदेश की है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र को क्या कहते थे, तो प्राथमिक शिक्षा का केंद्र जो मुस्लिम काल में होता था उसको मकतब बोलते थे। क्या बोलते थे भैया, मकतब बोलते थे प्राथमिक शिक्षा के केंद्र को मुसलमान काल में। ठीक है, मुसलमानों में जो शिक्षा होती थी उसको मकतब बोलते थे प्राथमिक शिक्षा को। अगर बात करें जो है किसकी, उच्च शिक्षा की, तो उसको मदरसा बोलते थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न है ये। ठीक है, तो मकतब इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह रस्म की जाती थी, बिस्मिल्लाह रस्म 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन में की जाती थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जब बच्चा 4 महीने 4 वर्ष और 4 महीने मतलब कि 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था तब किया जाता था। सिराज हिंद के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला था, तो जौनपुर सिराज हिंद कहा जाता था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कोलकाता मदरसा की स्थापना में योगदान किसका था, कोलकाता मदरसा की स्थापना में योगदान था किसका, वारेन हेस्टिंग्स का। 1780 में इसका जो है गठन होता है, मतलब बनाया जाता है, स्थापना होती है। अगला प्रश्न, पवज्जा का शाब्दिक अर्थ क्या है, पवज्जा एक संस्कार है। ठीक है, पवज्जा शब्द का मतलब होता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है पवज्जा संस्कार, इसका मतलब होता है बाहर ले जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, काबिल उपाधि उस छात्र को प्रदान की जाती थी जो असाधारण ज्ञान रखते थे, किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में जो बच्चे असाधारण ज्ञान रखते थे, अच्छा ज्ञान रखते थे, उनको मिलता था कौन सा, काबिल उपाधि मिलती थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, मकतब में प्रवेश के लिए किस संस्कार का शुभारंभ होता था मुसलमानों में, तो बिस्मिल्लाह संस्कार। ठीक है, अंग्रेज मतलब हिंदुओं में उपनयन संस्कार होता है विद्यालय में प्रवेश के लिए गुरुकुल में, बौद्धों में पवज्जा संस्कार होता है और मुसलमानों में बिस्मिल्लाह संस्कार। ठीक है, ये बात तीनों आप ध्यान रखिए, तीनों प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछा गया है। ओके, अच्छा, मध्यकाल में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, लाहौर मदरसा जो था ये उच्च केंद्र था। मुस्लिम शासन का आरंभ कहाँ से हुआ है भारत में, तो मोहम्मद गौरी से हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो है कुछ महिलाएं जो थी जो विद्वान थी वो कौन सी थी, विदुषी महिलाएं जो मध्यकाल में थी, उसमें जहां आरा, चांद सुल्ताना और मुमताज महल का नाम आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, मुस्लिम काल में राजभाषा कौन सी थी, तो फारसी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो इसमें साहित्य के क्षेत्र में जो व्यक्ति असाधारण ज्ञान रखते थे उनको काबिल की उपाधि दी जाती थी मुसलमान काल में। अगला प्रश्न मतलब मध्यकाल में। अगला प्रश्न है, ज्ञान निजात यानी मोक्ष का साधन है, किसने कहा, ज्ञान मोक्ष का साधन है ये कहा था किसने, FEKE ने। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। मुगल काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगति किस सम्राट के समय में हुई थी, तो अकबर के समय काल में हुई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके बताने का प्रयास करेंगे। उच्च शिक्षा को लेकर के प्रश्न है कि उच्च शिक्षा आयोग ने अध्यापकों की कितनी श्रेणी बांटा है। तो उच्च शिक्षा आयोग की अगर बात की जाए, उच्च शिक्षा आयोग की अगर बात की जाए तो अध्यापकों की कितनी श्रेणी बांटा है उच्च शिक्षा आयोग ने, 2, 3, 4 या 5। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो उच्च शिक्षा की अगर बात करें, उच्च शिक्षा ने अध्यापकों की जो कैटेगरी बांटी है या श्रेणी बांटी है वो 4 श्रेणियों में अध्यापकों को बांटा है। इसका 4 मतलब कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जूनियर और सीनियर अध्यापकों का अनुपात कितना रखा गया है या कितना रखा जाना चाहिए, तो लगभग 2, अगर मतलब कि 2 जूनियर पर 1 सीनियर होने चाहिए अध्यापक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर। अगर 2 जूनियर हैं तो 1 सीनियर, ऐसे अगर 4 हो जाएंगे, 4 जूनियर तो 2 सीनियर होने चाहिए, ठीक है। अगर 8 जूनियर हो गए तो 4 सीनियर होने चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर 16 हो गए तो कितने होने चाहिए, लगभग 8 होने चाहिए, ठीक है। ये बात यानी दुगुना का फर्क होता है। अगला प्रश्न, व्यावसायिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें स्त्री और पुरुष व्यावसायिक भावनाओं के साथ परिश्रम युक्त और उत्तरदायी नेता हेतु स्वयं को योग्य बनाते हैं। यह कथन किसका है, यह कथन राधा कृष्ण आयोग का था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद की स्थापना हुई थी, बताएं। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद की स्थापना 1999 में हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालय है, प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं, 6 हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई भैया, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1965 में हुई, नवंबर में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आयोग ने वस्तुनिष्ठ परीक्षा का सुझाव सर्वप्रथम दिया, आयोग ने वस्तुनिष्ठ परीक्षा का सुझाव सर्वप्रथम दिया था कब, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं, ठीक है। 2020 की उसमें जो है कुछ हुआ था, 2018 में भी एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं होने लगी हैं, मतलब कि होने लगी थी BSc BCom की, तो इसका ध्यान रखेंगे। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा, लखनऊ विश्वविद्यालय स्टेट यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर विश्वविद्यालय DDU स्टेट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपका जो है ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कानपुर विश्वविद्यालय CSJMU जो है ये भी आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है। कल्याणपुर में मैं कई बार गया हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी, अच्छा बताएं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लॉर्ड रिपन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय नियुक्त हुए थे कब, तो 1880 में नियुक्त हुए थे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छात्रों में आध्यात्मिक विकास करना उच्च शिक्षा का उद्देश्य किस आयोग ने निश्चित किया था, तो राधा कृष्ण आयोग ने निश्चित किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की नींव किसके द्वारा डाली गई, बताएं। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की नींव जो है किसके द्वारा डाली गई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की जो नींव डाली गई किसके द्वारा डाली गई भैया, मैकाले मिनट्स के द्वारा, आज्ञा पत्र 1833 का, या वुड डिस्पैच के द्वारा, या फिर हंटर कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा बताएं, जो शिक्षा आयोग है उसने शिक्षा की संरचना क्या प्रस्तुत करी थी, तो 10+2+3 शिक्षा आयोग ने किया था, ये बात है। अच्छा, कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब समर्पित किया था, तो 1966 में समर्पित किया था। ये सब प्रश्न आप परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके। भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, ये कथन किस आयोग का है, तो ये कथन शिक्षा आयोग का है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की नींव किसके द्वारा रखी गई है, वुड डिस्पैच के द्वारा। वुड डिस्पैच की अगर बात की तो 1854 में आया है वुड डिस्पैच, और इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच को कहा जाता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन से सुझाव वुड डिस्पैच के द्वारा नहीं दिए गए। वुड डिस्पैच के द्वारा माध्यमिक शिक्षा को A और B पाठ्यक्रम में स्थापित नहीं किया, मतलब इसको नहीं बांटा गया। क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना, सहायता अनुदान प्रणाली और विभागों, शिक्षा विभाग की स्थापना, इसकी बात करेगी वुड डिस्पैच में, ठीक है। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा को सौंपने का सुझाव दिया। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा को सौंपने का सुझाव स्थानीय निकायों को दिया था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1901 में 2 सितंबर को, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई कब, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की जो नियुक्ति हुई है 1902 में हुई है, लॉर्ड कर्जन और थॉमस रेले के द्वारा। थॉमस रेले इसके अध्यक्ष थे, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था कब भैया, 1904 में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा बताइए, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1821 में हुई थी, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? हंटर आयोग में 20 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? तो भारतीय सदस्य 7 थे, यानी 7 थे, 20 में से 7 लोग भारतीय थे। अगला प्रश्न, शिमला शिक्षा सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे? शिमला सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित हुए थे भैया? तो शिमला सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित हुए थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नवोदय विद्यालय की अनुशंसा किस आयोग या नीति में की गई थी? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के बारे में प्रश्न पूछा रहा है कि नवोदय विद्यालय की अनुशंसा किस आयोग या नीति में की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संबंध में कोठारी आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी किस नीति की? तो भारत के संबंध में कोठारी आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी त्रिभाषा सूत्र का 1964 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इग्नू की स्थापना कब हुई? इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू की स्थापना सितंबर 1985 में हुई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्माण में कुल कितने कार्यालय या कार्यबल गठित किए गए? तो लगभग 12 कार्यबल गठित किए गए थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में मिड डे मील योजना जो है ये कब शुरू की गई? मिड डे यानी कि जो है मध्यकाल या जो है मध्य समय में मध्याह्न भोजन की बात जो है विद्यालयों में कब शुरू की गई? 1995 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थापना की संस्तुति किसने की? तो माध्यमिक शिक्षा की स्थापना की संस्तुति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने की। इसके अध्यक्ष ये थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के, इसीलिए मुदालियर आयोग को ही माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 23 सितंबर 1952 को इन्होंने संस्तुति की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर विश्वविद्यालय सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और लखनऊ विश्वविद्यालय ये सब स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जबकि आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न, कार्य अनुभव का प्रत्यय किसने दिया? कार्य अनुभव का प्रत्यय कोठारी कमीशन ने दिया, कोठारी आयोग ने दिया। 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग का गठन मतलब कि इसका संस्तुति प्रस्तुत की गई। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, एनएपी 2020 में के अंतर्गत एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो एचआरडी मिनिस्ट्री मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोलते हैं, यानी मानव विकास संसाधन मंत्रालय बोलते हैं, तो इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2020 में। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालय किस स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं? नवोदय विद्यालय कक्षा 6 से लेकर के 12 तक शिक्षा प्रदान करते हैं। बी ऑप्शन फ्री में। अगला क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? कोठारी कमीशन रिपोर्ट का शीर्षक क्या था भैया? भारतीय शिक्षा और वैश्वीकरण। ठीक है, कोठारी कमीशन की बात की तो 1964 से लेकर मतलब 1964 से लेकर के 1966 तक एक प्रकार से इसने एक प्रकार से अपनी संस्तुतियां प्रदान की। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बताएं, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए योजना चलाई जा रही है। कौन सी योजना? तो माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए जो योजना चलाई गई थी वो है रमसा योजना। ठीक है, RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बोलते हैं रमसा को। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है किससे? सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो है NCF 2005 संबंधित है। NCF 2005 प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक अभिभावक तथा माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने 14 वर्ष तक की आयु के बालक की शिक्षा का उचित प्रबंध करे। संविधान में संबंधित अनुच्छेद है, बताएं। तो अनुच्छेद 21 में 21 के का में बात कही गई है कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि मतलब कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान कराए। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा दी जाती है मातृभाषा में। ठीक है, किसमें? मदर टंग में। अगला प्रश्न, त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? कोठारी कमीशन ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा स्वयं में एक पूर्ण इकाई है और मात्र तैयारी का स्तर नहीं है, ये कथन किसने कहा? शिक्षा आयोग का यह कथन है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परीक्षा को बनाया कैसा? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परीक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आयोग ने शिक्षकों हेतु सुझाव दिए। आयोग ने शिक्षकों हेतु सुझाव दिए कि शिक्षकों के सेवारत के बारे में सुझाव देते कि शिक्षकों का जो है सेवारत कब किया जाएगा उनको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की? राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना हंसा मेहता समिति के द्वारा की गई थी। हंसा मेहता ने किया था 1962 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की आधुनिक माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका थी। तो भारत की आधुनिक शिक्षा मतलब आधुनिक माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका थी वुड के घोषणा पत्र की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। किस अनुच्छेद के द्वारा माध्यमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया गया? बताएं। प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है कि किस अनुच्छेद के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया गया? अनुच्छेद 45 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नहीं है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड कौन सा नहीं है? बेसिक स्कूल नहीं है, ये प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं कौन सी हैं? तो इसकी मुख्य समस्याएं देखें, प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता, संसाधनों की उपलब्धता, अभिभावकों की जागरूकता में कमी। तो अभिभावकों की जागरूकता में कमी एक समस्या है, बाकी दोनों समस्याएं नहीं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रस्ताव में आया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से प्रस्ताव में आया, 15 अगस्त 2009, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया? तो इसका नाम बदल 1985 में किया गया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 सितंबर शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस नीति के द्वारा संपूर्ण भारत में 10+2 शैक्षिक संरचना को स्कूली शिक्षा में शामिल किया गया? तो किस नीति के द्वारा? तो कोठारी कमीशन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किया गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 15 से 35 वर्ष के लोगों को शिक्षित करवाना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न, एनसीईआरटी का मुख्यालय स्थित है? एनसीईआरटी का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में, ठीक है। एनसीईआरटी की अगर बात की, इसकी स्थापना 1961 में हुई है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसका फुल फॉर्म है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है एनसीईआरटी का। राष्ट्रीय सेवा योजना महाविद्यालय में कब प्रारंभ हुई? तो राष्ट्रीय सेवा योजना महाविद्यालय में प्रारंभ हुई कब से भैया? 1969 से प्रारंभ हुई, ये बात ध्यान रखेंगे, 24 सितंबर 1969, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय सेवा योजना। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? तो शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया भैया? शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के द्वारा। अगला प्रश्न, विश्व में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो विश्व में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ है वो जर्मनी में हुआ है, ठीक है, और फ्राबेल इसके जनक हैं, जर्मनी के विद्वान ही फ्राबेल, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जर्मनी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आप सभी लोग लाइक करिएगा इस चैनल को, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र जो है चीन, जावा और इन सभी के अध्ययन करते थे, इंडोनेशिया वगैरह के, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्राचीन भारतीय डाक व्यवस्था थी, बताएं, प्राचीन भारतीय डाक व्यवस्था जो थी वो अश्व डाक व्यवस्था और पैदल डाक व्यवस्था दोनों प्रकार की हुआ करती थी। अश्व माने घोड़े से, और पैदल पैदल चिट्ठी लेकर के भी जाते थे। अगला प्रश्न, भारतीय व्यवस्था के विषय में क्या लिखा है? भारतीय व्यवस्था के विषय में लिखा है, किसने लिखा है? तो अल-बरूनी ने भी लिखा है, इब्न बतूता ने भी लिखा है, और फ्रांसवा बर्नियर ने भी लिखा है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? किताब उल हिंद जो लिखी गई है वो अरबी भाषा में लिखी गई है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। किताब उल हिंद की अगर बात की तो इसको लिखा किसने है? अल-बरूनी ने लिखा है। किताब उल हिंद किस भाषा में है? तो वो अरबी भाषा में है। किताब उल हिंद को कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो 80 अध्याय में बटे है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अल-बरूनी की कृति किताब उल हिंद निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई भैया? ये अरबी भाषा में, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत किस भाषा में है? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत जो है अरबी भाषा में है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बर्नियर ने इनमें से किस विषय पर विस्तृत विवरण दिया है? तो बर्नियर ने जो है सती प्रथा पर अपना विस्तृत विवरण दिया है, सी ऑप्शन। एक बात यहीं पर आप ध्यान रखेंगे, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कानपुर विश्वविद्यालय का जो पेपर आपका लगा हुआ है, ठीक है, 26 तारीख को आपका फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ का पेपर लगा हुआ है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर लगा हुआ है, और कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लगा हुआ है। तो आप सभी लोग को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज आपको जो है को करिकुलर परीक्षाओं के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो उसी के लिए बेसिकली चैनल बनाया गया है, अपना ही चैनल, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा का आरंभ जो है माध्यमिक शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता? तो बिस्मिल्लाह संस्कार से, ठीक है। बिस्मिल्लाह संस्कार हिंदुओं मतलब सॉरी मुसलमानों का संस्कार है, पवज्जा संस्कार जो है बौद्धों का संस्कार है, और उपनयन संस्कार जो है हिंदुओं का संस्कार है। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अग्रहार का क्या तात्पर्य है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अग्रहार का क्या तात्पर्य भैया? अग्रहार का मतलब क्या होता है?
अग्रहार का तात्पर्य है वह गांव जहां विद्वान निवास करते हैं उसको अग्रहार कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उपसंपदा संस्कार होता है संघ में, बताएं उपसंपदा संस्कार जो होता है वो 12 वर्ष की आयु तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद होता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रवज्जा संस्कार वैदिक काल में किस संस्कार से साम्य रखता है? तो प्रवज्जा संस्कार जो है ये वैदिक काल के किस संस्कार से संबंधित है या जो है उससे समानता रखता है? समावर्तन संस्कार से। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 10 सिक्का प्रदानी अर्थात 10 शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो 10 सिक्का प्रदानी अर्थात 10 शिक्षा प्रदान किया जाता है, ये श्रवण या सामनेर को। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फोर्ट विलियम विद्यालय की स्थापना हुई थी लॉर्ड बेलीजली के शासनकाल में और कलकत्ता में हुई थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कलकत्ते मदरसे में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया था कब? कलकत्ते मदरसे में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया था अक्टूबर 1780 को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, मद्रास में 1787 ईस्वी में महिला आश्रम किसने खोला? तो 1787 में महिला आश्रम किसने खोला था? श्रीमती कैंपबेल ने खोला था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, सन 1854 ईस्वी का आदेश पत्र युग शिक्षा के महान अग्रदूतों का अंत करता है, यह कथन किसने कहा? यह कथन हैम्पटन का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है भैया? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता फटाफट से आप बताएंगे। फ्राबेल महोदय को। बिल्कुल, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता किसको मानते हैं भैया? फ्राबेल महोदय को मानते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इटली की किस महिला ने मॉन्टेसरी स्कूलों का शिलान्यास किया था? तो मेरिया मॉन्टेसरी ने किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लॉरेंटो कॉन्वेंट स्कूल का निर्माण 1874 में कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, 1888 में सैदापेट उच्च माध्यमिक विद्यालय में किंडरगार्टन कक्षाओं का संचालन आरंभ हुआ, यह कहाँ पर था? तो यह मद्रास में था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1838-39 में कितने विद्या मंदिर स्थापित हुए हैं? तो लगभग 80। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बेसिक शिक्षा की नियति की निर्धारित अवधि कितनी थी? बेसिक शिक्षा की जो निर्धारित अवधि है वो है 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय खेर समिति स्थापित हुई कब? द्वितीय खेर समिति जो स्थापित हुई 1939 में हुई है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में बेसिक शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? मध्य प्रदेश में बेसिक शिक्षा का प्रारंभ 1938 में हुआ। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यावसायिक शिक्षा का छठी पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य था? तो व्यावसायिक शिक्षा का छठी पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य था मानवीय श्रम की गरिमा, ठीक है, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, तकनीकी कौशल सीखना। ये सभी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यावसायिक शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा जो है योजना बना करके की जानी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतर विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना कब की गई? बताएं, अंतर विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना कब की गई? तो अंतर विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना 1925 में की गई। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निर्धनता की माप के कौन कौन से आधार हैं? निर्धनता की माप के आधार हैं राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय और उपयोग खर्च। ये सभी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने यूएनओ ने विश्व जनसंख्या वर्ष कब मनाया? यूएनओ ने विश्व जनसंख्या वर्ष मनाया है 1974 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, भारत में प्रतिभा पलायन के कारण है? भारत में प्रतिभा पलायन का कारण है पक्षपाती व्यवहार, आरक्षण प्रथा और वेतन पैकेज। इन सभी कारण से लोग यहाँ से जाते हैं जो प्रतिभा संपन्न होते हैं विदेशों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सन 1911 में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज कितना था? तो 1911 में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज था 11%। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा प्रणाली शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं इनमें से? जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण, निर्धनता, सभी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण रखने का उपाय है? जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण आप रख सकते हैं जनसंख्या शिक्षा के द्वारा, परिवार नियोजन के द्वारा। सी ऑप्शन दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है इसका, जनसंख्या विस्फोट का दुष्प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ता है? जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव जो पड़ता है सामाजिक, व्यक्तिगत और आर्थिक, इन तीनों क्षेत्रों पर पड़ता है। ये सभी करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन, ये सभी। अगला प्रश्न, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि से बढ़ जाता है? जनसंख्या की असाधारण वृद्धि से क्या बढ़ जाता है? सामाजिक दूरियां बढ़ जाती हैं, एकता का विनाश हो जाता है, सामाजिक तनाव भी बढ़ जाता है। डी ऑप्शन, ये सभी बढ़ जाता है।
अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजनाओं की जड़ खुदती हुई जान पड़ रही है। ये कथन किसने कहा था? ये कथन एनसीईआरटी की एक पत्रिका में छपा एक लेख था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, आक्रामकता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो आक्रामकता शब्द जो है लैटिन भाषा के एग्रेसियो शब्द से बना हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा में एक भी सुधार करने सुधार का सुझाव कि देना है तो वह परीक्षाओं का होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है भैया? राधा कृष्णन आयोग का है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय का रूप होता है, विश्वविद्यालय का रूप होता है अनुबंधित विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय और नामित विश्वविद्यालय, ये तीनों रूप होते हैं। डी ऑप्शन ये सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं, प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्रांतीय विश्वविद्यालय, ये सभी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, उच्च शिक्षा का प्रमुख कार्य है, उच्च शिक्षा का प्रमुख कार्य है शोध करना, शिक्षण करना, समाज सेवा, ये सभी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय आपका इनमें से इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अंतर विषयक आयाम को महत्व दिया किसने? अंतर विषयक आयाम को किसने महत्व दिया भैया? अंतर विषयक आयाम को महत्व दिया कोठारी कमीशन ने, कोठारी आयोग ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सन 1982 में भारत में विद्यमान कॉलेजों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी भैया? जो है 1982 में भारत में विद्यमान कॉलेजों की संख्या लगभग 68 के आसपास थी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई 1953 में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 2005 तक भारत में कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी बताएं? तो 2005 तक भारत में कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी? 342 विश्वविद्यालयों की। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। कानपुर विश्वविद्यालय के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।